नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जानते हैं एनईटी के एग्ज़ाम्स जो होने वाले थे और जेई के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि अब हर रूम में 24 की बजाय 12 बच्चे बैठेंगे, ऑल्टरनेट होंगे और अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे अलग रूम फैसिलिटी मिलेगी। जो सेंटर्स थे वो बढ़ाकर 2500 से अब 3843 कर दिए गए हैं और इस साल आप जानते ही हैं 28,84,000 स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। और जो शिफ्ट्स थी एग्ज़ाम्स के लिए वो पहले 8 थी जेईई के लिए, लेकिन अब वो 12 हो गई हैं। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, हो सकता है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो क्योंकि आपके घर से कोई जेईई या एनईटी के एग्ज़ाम्स के लिए ना जा रहा हो या फिर कोई ऐसा बच्चा भी जिसे आप जानते हो वो भी ना जा रहा हो, तो फिर ये वीडियो क्यों। जी हाँ, तो आज की वीडियो इस बात पे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये डिसीज़न दिया कि लाइफ मस्ट गो ऑन और एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए, क्यों एनजीओज़ और अभिभावक इसका अपोज करते रहे, स्टूडेंट्स ने इसके बारे में कहा कि हमें एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं क्योंकि 1 साल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी। ये सारी बहस, ये सारे मुद्दे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और चलती रहेंगी एक फिज़िकल लेवल पर। लेकिन जब ये सब कुछ सुना या जब ये हम बात कर रहे थे या ये जब डिबेट्स देखी तो मुझे ये लगा कि हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये फिज़िकल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर जो स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में अभी अपेयर होने वाले हैं वो डील कर रहे हैं, उसका क्या। और वो स्टूडेंट इंडिविजुअली डील कर रहे हैं, यानी हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सोच है, परेशानी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जानते हैं लाइफ में ये क्राइसिस है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे क्राइसिस आते रहते हैं और ऐसी सिचुएशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये सीख पाएँ या सिखा पाएँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई एक सिचुएशन जो अनवारंटेड थी, अनप्रेसिडेंटेड थी, अचानक आ गई, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और आज हम उसे फेस कर रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें साइकोलॉजिकली बच्चे इतने परेशान हो गए कि कुछ बच्चे इस प्रेशर को झेल ही नहीं पाए। जैसे मुंबई का एक बच्चा था, वो प्रेशर को झेल नहीं पाया और उसने लाइफ से ज़्यादा ये समझा कि मुझे इस एक चेंज चाहिए और उसने सुसाइड कर लिया, और एक बच्चे ने और। तो जब इस तरह के केसेस हम सुनते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाएं। अब जहाँ तक क्राइसिस मैनेजमेंट की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो उसमें है वो ये कि लाइफ में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं हो सकता और हम कंट्रोलर नहीं हो सकते। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी नेचर कंट्रोल करती है या ऊपर वाला कंट्रोल करता है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो एक बहाव बह रहा है उसके साथ साथ चलें, यानी उसे बहुत ज़्यादा अपोज करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे स्ट्रेस होता है। तो सरेंडर इज़ समथिंग विच टेक्स अस टू अ न्यू बिगनिंग, सो समटाइम्स इट इज़ बेटर टू सरेंडर। अच्छा, एक और बात जो क्राइसिस मैनेजमेंट में हम सीख सकते हैं या हम सिखा सकते हैं, पर्टिकुलरली कोरोना क्राइसिस के टाइम या एग्ज़ाम्स की टेंशन के टाइम, वो ये कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम के टाइम भी और एग्ज़ाम से पहले भी। और बहुत सारे बच्चों ने पेशेंस रखा भी हुआ है, लेकिन कई बच्चे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पेशेंस का मतलब हुआ कि हम तकिए के नीचे सर छिपा के और पूरा दिन सोए रहेंगे या फिर मीम्स देखेंगे या ट्रोल या फिर सोशल मीडिया और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन एक्चुअली पेशेंस का मतलब होता है कि उस टाइम को हम कितने अच्छे और कितने वेल बिहेव्ड तरीके से बिता सकते हैं। तो पेशेंस इट इज़ नॉट जस्ट वेटिंग, पेशेंस इज़ वेटिंग विद द राइट एटीट्यूड। तो ये एक क्राइसिस मैनेजमेंट का पार्ट है और हमें सीखना चाहिए। अच्छा, एक बात हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि क्या क्राइसिस मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है इसमें हमने एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज तो कर लिए, लेकिन अपने मन को चेंज किया या अपनी धारणा को चेंज किया। सोचिए, हमारे लिए एजुकेशन का मतलब क्या है। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब है एक प्रेशर या फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एक एडमिशन की दौड़ या फिर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, और इसी को लेकर हमने एजुकेशन को एक हवा जैसा बना दिया है, एक हॉरर स्टोरी जैसा बना दिया है, क्योंकि बच्चे उसे एंजॉय नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब एग्जामिनेशन डेट्स आ जाएंगी तो पढ़ना शुरू करेंगे, वो उनके लिए हॉबी नहीं है। आप जानते हैं
आज से कुछ साल पहले जब गुरुकुल हुआ करते थे तो बच्चों को 64 कलाएं सिखाई जाती थी। 64 कलाओं का मतलब था कि वो साइंस भी पढ़ते थे, कॉमर्स भी पढ़ते थे, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते थे, वो अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखते थे, वो पाक कला भी सीखते थे, वो सिलाई बुनाई भी सीखते थे, रंगोली बनाना भी सीखते थे, वो स्विमिंग भी सीखते थे, वो गेम्स भी सीखते थे, वो गाना बजाना भी सीखते थे। तो ये जब सारी चीज़ें उनकी लाइफ में आती थी, उनकी सीखने की प्रोसेस में आती थी, तो उन्हें लाइफ के नए नए डायमेंशंस मिलते थे और उन नए डायमेंशंस के साथ वो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अडेप्ट कर पाते थे। और दूसरा एक बैकअप प्लान होता था, आर्टिकुलेटिव हो जाते थे कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरा प्लान बी अपना सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें एक बच्चे ने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ कर ली या कुछ सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए और उन सब्जेक्ट्स में वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और क्राइसिस हो जाता है और उस क्राइसिस से डील करना हम सिखाते नहीं हैं। तो फिर एक बहुत ही परेशान वाली स्थिति हो जाती है जिसमें कि बच्चे अपने आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते, उन्हें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सिखाना ज़रूरी है कि एजुकेशन का मतलब है टू इम्प्रूव, ना कि प्रूफ। हम क्यों प्रूव करने की रेस में हमेशा जुटे रहते हैं? अगर एक बार इस रेस से बाहर निकल आते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो वाकई एजुकेशन का जो वास्तविक मीनिंग है वो हमें समझ में आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। तो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन ये लाइफ है और जब तक लाइफ है तब तक ऐसा चलेगा ही। और ये बात हर दिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं ईसीजी का जो ग्राफ होता है उसमें हमेशा ऊपर नीचे लाइंस चलती रहती हैं और वो तब तक चलती हैं जब तक लाइफ है। जैसे ही सांस रुक जाती है वो फ्लैट हो जाता है। तो क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का मतलब है कि आज भी हम एक्टिव हैं, आज भी हम जिंदा हैं और इसीलिए हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। जैसे अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया, मैंने सीएस किया, मैंने एलएलबी किया, मैंने पीएचडी भी किया, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी पढ़ना है और उसका टाइम नहीं मिला। लेकिन अब जाके मैंने अनरोल किया और इस साल मुझे भी एग्ज़ाम्स देने थे, लेकिन अब फिर से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होते होते यहाँ तक आ गए और अभी पता नहीं डेट कब आएगी। तो क्या जब मुझे करना चाहिए था, मेरे करियर की शुरुआत थी, मैंने नहीं किया तो मैंने उसे छोड़ दिया? नहीं ना, मैंने उसे ज़िंदा रखा अपने अंदर और मैंने एक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट किया और मैंने उसको आज एक्सप्लोर भी किया। जानते हैं हम जनरली बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि हम एक फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हैं इसलिए दूसरे फील्ड में हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते। लेकिन कई बार हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि ये ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन लाइफ में हर बार हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। देखिए एक चीज़ में एक्सपर्ट होना तो एनिमल्स का काम है या फिर बर्ड्स का काम है, वो होते हैं, लेकिन हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। इसीलिए इस जज्बे को अगर ज़िंदा रखेंगे तो अगर एक अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर भी देंगे तो दूसरी अवेल कर लेंगे और तब ज़िंदगी को जीना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये सारी बातें क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिखाना ज़रूरी है कि ये जो पीरियड है ये एक मॉक ड्रिल की तरह है। मॉक ड्रिल का मतलब कि एक टेम्परेरी पीरियड है और हो सकता है इससे बड़े बड़े तूफान हमें अपनी ज़िंदगी में झेलने पड़े और झेलने पड़ेंगे भी, क्योंकि आज एक नेचुरल क्राइसिस है, कल एक टेक्निकल क्राइसिस हो सकता है, परसों एक कॉन्फ्रंटेशन क्राइसिस हो सकता है, उसके बाद एक मैनेजमेंट क्राइसिस हो सकता है। तो हर बार हम थक कर तो नहीं बैठ जाएंगे, हमें उसके साथ बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, ज़िंदगी को जीना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है हमारी और आपकी कि हमारा और आपका इससे क्या लेना देना, क्योंकि हमारे बच्चे तो इस दौड़ में नहीं हैं या फिर हम इस दौड़ में नहीं हैं, तो भी हमारा इससे बहुत ज़्यादा लेना देना है। लेना देना इसीलिए है क्योंकि जो ज़िंदगी है, जो सोसाइटी है, हम उसका एक पार्ट हैं और पार्ट होने के नाते अगर सोसाइटी के किसी एक सेक्शन में कुछ होता है जो किसी को अफेक्ट कर रहा है, वो हमें भी अफेक्ट करता है और तब हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उनके साथ खड़े हों और साथ खड़े होने के लिए उनकी उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। यह एक छोटी सी कोशिश थी आज। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी जिसे भी अपना मॉरल सपोर्ट या एक एथिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो प्लीज़ करें।